20 रुपये मन आटा सदर अयूब जिंदाबाद। तो इसलिए आज जो मियाँ साहब कह रहे हैं कि मेरे ज़माने में आटा इतना होता था, मेरे ज़माने में घी इतना होता था, ये तो इकोनॉमिक साइकिल जो है वो आगे चलती है। फिर हम जब मास्टर्स में आ गए तो हम पक्के हो गए, हमें भी शेर आ गए। तो इधर और लड़कियां होती तो फतेयाब कहता तुम पहले जाओ, महराज कहते तुम पहले जाओ, मैं कहती तुम पहले जाओ। इस तरह करके हम लोगों का हौसला बढ़ता गया और हम काम करते गए। मुझे बचपन का याद है कि वो उठा के कांटे उठा के उससे जो फाइल बनाते थे उससे कांटे लगा के पिनों की जगह पिन विन नहीं थे। और पहले साल के जो सरकारी लोगों की तनख्वाह थी वो नवाब साहब अहमदाबाद ने दी थी और इसी तरह 1 साल की और तनख्वाह मिली थी। और उसके बाद पाकिस्तान के पास फंड्स आने शुरू हो गए थे और फंड्स के आने शुरू हुए फिर तो अमेरिका ही आ गया कि ये जो गए थे वहाँ लियाकत अली खान साहब और उनकी बेगम के गरारे बेगम दौलताना ने सिलवाए थे। और हम बचपन में देख रहे हैं कि जी सारे अखबारों में उन गरारों की तस्वीरें आ रही हैं। तो वो फिर मुमताज़ दौलताना और फिर उसके बाद ये सब और फिर पहला मार्शल लॉ जो आ गया अयूब खां का। और उससे पहले ये था कि मुझे याद आता है फैज साहब ने एक खत लिखा था, नहीं एलिस ने खत लिखा था फैज साहब को जेल में सन 51 में। उसमें उसे लिखा था कि गज़ब हो गया है, आटा 16 रुपये मन हो गया है। और उसके बाद ज़माना गुजरा, 64 का ज़माना आया जब फातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ रही हैं। और फातिमा जिन्ना के इलेक्शन के दौरान मोची दरवाजे में जलसा होता था खुले में आम, जिस तरह आज ये भी मोची दरवाज़ा ही लग रहा है मेरे यहाँ का। तो वहाँ पे हबीब जाली ने नज़र पड़ी 20 रुपये मन आटा सदर अयूब जिंदाबाद। तो इसलिए आज जो मियाँ साहब कह रहे हैं कि मेरे ज़माने में आटा इतना होता था, मेरे ज़माने में घी इतना होता था, ये तो इकोनॉमिक साइकिल जो है वो आगे चलती है। और वो इसलिए आगे चलती है क्योंकि हम आदी हो जाते हैं कर्जे लेने के और उसके अपने ऊपर खर्च करने के और लोगों को करीब से करीब तक करने के। तो ये मैं चूँकि इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया था और वो भी इसीलिए किया था कि मैं जानना चाहती थी कि पाकिस्तान के हालात को समझे ज़्यादा। कमर्शियल बिल्डिंग पे बस रुकी तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बंदा है जिसने सर पे रुमाल डाला हुआ है और वहाँ जेब में हाथ डाले और घूम रहा है। मैंने सुना हुआ था नासिर काज़मी ये करता है। तो मैं बस से उतर गई और मैं चली गई नासिर काज़मी से मिलने के लिए। मैं नासिर काज़मी को मैंने कहा मैं किश्वर नाहिद हूँ। कौन किश्वर नाहिद? मैंने कहा मैं शेर लिखने लगी हूँ लेकिन अभी लिखती नहीं ख़ास, आप मुझे शेर सुनाइए। उन्होंने मुझे मीर की गज़ल के शेर सुनाए, अनीस की गज़ल के शेर सुनाए। और फिर मेरी उनकी दोस्ती उनके मरने के दिन तक कायम रही। और हमेशा ये होता तो मुझे अपने शेर सुनाओ, मैं तुम्हें पुराने शुआरा के शेर। तो अदबी दुनिया में आपने अपना मकाम कैसे बनाया? वहाँ उस वक्त ज़माने में तो बहुत कम ख़वातीन थी जो मुशायरे पढ़ें और जो बाहर निकलें और गुफ्तगू करें, मजलिस में बैठें। नहीं, मेरे ज़माने में 12 लड़की थी, एक मैं थी और एक नुदरत अल्ताफ़ थी। और हमारे ज़माने में मेराज मोहम्मद ख़ान, इरशाद काज़मी, ये सारे हमारे सामने बैठते थे। फतेयाब अली ख़ान, हम सब बैठ जाते थे एक दूसरे से। पहले तो लिख के पढ़ते थे ना, फिर हम जब मास्टर्स में आ गए तो हम पक्के हो गए, हमें भी शेर आ गए। तो इधर और लड़कियां होती तो फतेयाब कहता तुम पहले जाओ, महराज कहते तुम पहले जाओ, मैं कहती तुम पहले जाओ। इस तरह करके हम लोगों का हौसला बढ़ता गया और हम काम करते गए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते गए और लिखते गए। और फिर ये कि जो बड़ी चीज़ हमने सीखी वो ये सीखी कि ये हमारे बड़े जितने थे, डॉक्टर अजमल थे, सूफी साहब थे, आबिद साहब थे, इन सब की जो महफिलें होती थी उसमें हम जाके ज़मीन पे बैठ जाते थे और फिर वहाँ से हम सीख के आते थे कि परिखाना कहाँ है और तूर कहाँ है और बाकी चीज़ें कहाँ हैं, कोई तूर कहाँ है, ये सब चीज़ें हम वो आपस में बात करते तो हम सीखते जाते थे। जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि पढ़ाने के लिए सिर्फ मतलब क़य्यूम नज़र हो गए नेशनल सेंटर के डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा तू कभी नात नहीं लिखी, तू नात लिख। मैंने कहा अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा था।
تو میں نے جو نعت لکھی مجھے صرف اس کا آدھا مصرع یاد ہے، کیونکہ وہ اس میں آپ ردیف آتی تھی تنناہو یاہو. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے یہ کس نعت بنی کہ نہیں بنی. تو میں ٹانگا کر کے کنٹونمنٹ میں رہتے تھے عابد صاحب، ان کے گھر گئی. ان سے میں نے کہا یہ میں نے نعت لکھی ہے اور اس کی یہ ردیف آئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. انہوں نے کہا بیٹھو میں بتاتا ہوں. میں نے کہا تننا کا یہ مطلب ہے کہنے لگے ستار کی آواز کی وہ انتہا جو معرفت تک پہنچ جاتی ہے. اور یاہو جو ہے صوفی ہو چاہے پیر ہو، جو وہ بھی اپنے پہنچ جاتا ہے دماغ کی انتہا پہ، وہ بھی یاہو کہتا ہے. تو اس لیے یہ نعت میں بھی خوش ہوئی ہے. میں خوش ہوئی، میں نے کہا بس وہی ایک نعت لکھی، اس کے بعد میں نے نعت لکھی. تو وہ کون سے اشعار تھے آپ کے جو بہت مقبول ہوئے، جنہوں نے آپ کو ایک دم سے سب لوگوں کے درمیان معروف کر دیا؟ غزل کے اشعار تھے مجھے معلوم ہے، وہ غزل بھی سنائیے. وہ کچھ یوں بھی زر زر سی ناہیدار تھی، کچھ اوڑھنی کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا. اور اس میں وہ جو ہے وہ کیا ہے جہاں جو اس کچھ میں اس قدر کی جرمی ہاں وہ شعر جو ہے کچھ اس قدر تھی گرمی بازار آرزو، دل جو خریدتا تھا اسے دیکھتا نہ تھا. اس کو اب سب لوگ اب تک بہت کوٹ کرتے، لیکن یہ کہ زہرا آپا مجھ سے پہلے آ چکی تھی، اور زہرا آپا وہ تیر کھا چکی تھی جو میں نے بعد میں کم کھائے. کہ ان کے میں ریگل چوک پہ کھڑی ہوں کوٹے میں، اور صوفی صاحب سے ایک بندہ آ کے کہہ رہا ہے کل جس کڑی نے شعر پڑھے سن وہ کڑی ایڈے جوگی ہے کہ وہ شعر پڑھ سکے تو اسے لکھ کے دیتے اڑے. تو مجھے غصہ یہ آیا کہ صوفی صاحب نے گردن ہلا دی. بڑا غصہ آیا مجھے. پھر جب میری ایک نشست ہو رہی تھی اس میں صوفی صاحب صدارت کر رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ زہرا آپا کے حصے کی داد سمیٹ چکے ایک دفعہ، اب میں اپنے حصے کی داد میں خود لوں. تو اس لیے پتہ نہیں کیوں کہنا پڑتا تھا، اس لیے کہ میں نے میرے اندر ایک وہ عورت تھی جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور اغوا ہو گئی تھی انہی دنوں میں. جب اغوا سے بازیاب ہوئی 1 سال کے بعد اور وہ آئی اپنے گھر، تو ساری عورتیں جمع تھیں اس کے گھر اور میں بچی. تو میں ضد کر کے پتہ نہیں اماں کی ٹانگوں کے بیچ سے یا کسی کے ٹانگوں کے بیچ سے میں نے اس کے صرف پیر دیکھے، اور وہ پیر پہ خون اور ریت مٹی دونوں ہم آمیز تھے. تو میری آنکھوں سے آج تک وہ پیر نہیں جاتے. اور میں آج بھی جب اپنے گاؤں جاتی ہوں، مجھے کوئی عورت کو کام کرتا گاؤں میں دیکھتی ہوں، اور وہ سر پہ اس نے دوپٹہ رکھا ہے اور وہ چاول بول رہی ہے یا کاٹن جوڑ رہی ہے یا چائے جوڑ رہی ہے، تو مجھے وہ عورت ہمیشہ زندہ نظر آتی ہے.